14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के म्हाओ नाम के एक छोटे से कस्बे में जन्म होता है भारत के एक ऐसी महान शख्सियत का जिनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। दोस्तों, तब कौन जानता होगा कि ये बच्चा आगे चलकर इकोनॉमी में दो बार पीएचडी करेगा लंदन जाकर और भारत देश का एक महान संविधान लिख देगा। किसी ने आइडिया तक नहीं लगाया था। आज हम इस शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और एलएससी के अलावा अंबेडकर जी का रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन के जो ग्रेस इन महान एक वहां का क्लब था उसमें इनका एज अ बैरिस्टर रजिस्ट्रेशन भी हुआ। अंबेडकर का जीवन सिर्फ डिग्रियों के लिए फेमस नहीं हुआ, उनका संघर्ष उनकी डिग्रियों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आज हम उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें जानेंगे। अंबेडकर का जन्म महार कास्ट में हुआ था, जो कि उस समय की एक व्यवस्था जिसको जातिवाद कह सकते हैं उससे घिरी हुई पीड़ित जाति थी, जो कि एक बहुत ही बैकवर्ड और अनटचेबल जात मानी जाती थी उस समय में। जी हां, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल फादर का जन्म ऐसी जाति में हुआ था जिनको ना तो पढ़ने की इजाजत थी और ना ही आगे बढ़ने की, और उस समय पे इन्होंने संघर्ष किया, इसलिए इनकी कहानी और ज्यादा प्रेरणादायक बन जाती है। और ऐसा संघर्ष किया कि हमारा संविधान तक लिख डाला, दो बार पीएचडी कर डाली और बैरिस्टर तक बने लंदन जैसे शहर में उस समय अंग्रेजी हुकूमत के बावजूद। और भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, राइट इन स्पीच में बोलते हैं कि जो हिंदू लॉ गिवर थे उनके अनुसार शूद्रास को वेद पढ़ने तथा सुनने तक का अधिकार नहीं था। और गौतम धर्म सूत्र में तो शूद्र द्वारा अगर वेदास और सुनने और तथा कहने पर उनकी जबान काट लेने तथा कान में पिघला हुआ कांच डाल देने तक के प्रोविजंस थे। ऐसी एक्सट्रीम व्यवस्था के लिए ना तो उन्होंने सिर्फ खुद को एजुकेट किया, जबकि जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए भी, उनके जीवन सुधार के लिए भी बहुत ज्यादा एक लंबा संघर्ष किया। और अपने इन्हीं संघर्षों के लिए वो लाखों पीड़ितों, वंचितों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने। आज की मेरी कहानी उसी संघर्षों की है जिसके चलते, जिस व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो व्यवस्था जिसने आज भी करोड़ों वंचितों को जकड़ रखा है, आज भी। जी हां, आज भी। आज के इस वीडियो में हम जातिवाद का एक एनालिसिस करते हुए उसकी जड़ों तक जाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे जिसको 75 साल पहले, आज इवन आजादी से पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, वो आज भी मौजूद है। जी हां, आज भी मौजूद है बहुत से क्षेत्रों में। और आज हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से सिस्टम रहे जिन्होंने हिंदू क्षेत्र में, हिंदू सोशल सिस्टम में बहुत सारे बदलाव किए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कास्ट सिस्टम का उद्गम क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन अगर हम देखें तो इसको माना जाता है कि वर्ण सिस्टम जो था वहां से कास्ट सिस्टम का उद्गम हुआ। ये इन थ्योरी कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इन रियलिटी दोनों सिस्टम अगर हम देखेंगे तो काफी अलग अलग है। वैसे तो बहुत बार कंफ्यूज भी किया जाता है कि दोनों एक हैं, लेकिन रियलिटी में कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम से बहुत हद तक अलग हैं। दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नताएं हैं। तो जो वर्णा सिस्टम है, इसी से कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं निकल कर आया है। चलिए हम पहले जानते हैं कि वर्णा सिस्टम हिंदू सोसाइटी में क्या होता है। वर्णा सिस्टम को 4 भाग में डिवाइड किया गया। ब्राह्मण पहला, दूसरा आपका युद्ध करने वाले जो कि दूसरे नंबर पे आते थे, जिनको क्षत्रिय के नाम से जाना गया। तीसरे हमारे वैश्य आते थे। चौथे आते थे शूद्र, जिनको शूद्र के नाम से जाना जाता है। पहले के जो 3 हैं इनको द्विजा बोला जाता है, जो कि सैक्रेड थ्रेड पहनते हैं उपनयना रिचुअल्स के अनुसार। लेकिन शूद्रास को यह चीज अलाउड नहीं थी। ओरिजिन की बात करें तो 1500 टू 1000 बीसी के एरा में यह वर्ण सिस्टम की शुरुआत होती है ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान। तब इसका मतलब सिर्फ कलर था और आर्या और दासा में डिफरेंशिएट करने के लिए किया गया था। आर्या वो लोग थे जो 1800 बीसी में सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे। दासा वो थे जो यहां के मूल निवासी थे।
हालांकि यह सिस्टम इतना ज्यादा क्रूएल नहीं था और इस सिस्टम में इतनी ज्यादा भेदभाव नहीं हुआ करता था। शास्त्रों के अनुसार वर्ण सिस्टम में आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही आपको काम करना होता था। हालांकि वहां से निकलने की परमिशन थी, लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों को थी। कास्ट सिस्टम की ओरिजिन के बारे में बात करें तो 1000 to 600 BC लेटर वैदिक पीरियड में इसका ओरिजिन हुआ। वर्ण जो था वो कर्म पे बेस्ड हुआ करता था और जो कास्ट थी वो आगे चल के हेरिडिटरी बन गई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि कास्ट की शुरुआत इंटर वर्ण मैरिजेस से हुई कि कोई इस वर्ण का आदमी किसी दूसरे वर्ण में शादियां कर रहा है, इससे कास्ट की उत्पत्ति होती है। हालांकि अछूत या आसपास का जो पहला कोई रिटर्न में एविडेंस मिलता है वो विष्णु धर्मशास्त्र में मिलता है, जो कि 1st AD से 3rd सेंचुरी AD में लिखी गई, जिसका नाम था विष्णु धर्मशास्त्र। उसमें पहली बार इसका वर्णन मिलता है और इस बात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी मानते हैं। अर्ली 5th सेंचुरी में जब चाइनीज ट्रेवलर फायन इंडिया आए तो वो भी इस बात को मानते हैं कि इंडिया में अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, छुआछूत इस समय इंडिया में एग्जिस्ट करता था। फायन के अनुसार भी जातिवाद यहां पे था। चलिए अब हम बात करते हैं, डिफरेंस देखते हैं वर्ण और जाति के बीच में। सबसे बड़ा अंतर तो यही था, जो वर्ण थे वो 4 फिक्स्ड थे, लेकिन कास्ट बहुत सारी होती हैं। कास्ट में एक और अलग कास्ट जोड़ी गई जिसको अनटचेबल या अछूत के नाम से जाना गया। वर्ण में ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरा यह कि वर्ण में चारों का स्टेटस फिक्स है, लेकिन कास्ट में ऐसा कोई स्टेटस फिक्स वाला सिस्टम नहीं होता। कास्ट अपने हिसाब से, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और शूद्र के बीच में 2 कास्ट क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। ये अपने आप को अपग्रेड डाउनग्रेड कर सकते हैं पावर के दम पर, पॉलिटिकल पावर के दम पर, इकोनॉमी के दम पर। इसीलिए देखा गया है बहुत सारे वैश्य समुदाय के भी लोग, अगर उनके पास पावर आ गई, राजतंत्र हो गया तो अमीर हो गए। मौर्य साम्राज्य को लेकर ऐसी बहुत सारी थेरीज हैं जो कि उनको क्षत्रिय क्लेम भी किया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी में जिनकी बहुमत है उनको कभी कभी डोमिनेटेड कास्ट भी बोला जाता है। ये अपर कास्ट से कई बार आगे भी निकल जाते हैं। सोशलिस्ट इसको डोमिनेंट कास्ट के नाम से जानते हैं। और कास्टिज्म में प्रोफेशन भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। जैसे कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो ये नहीं बताती कि कौन लोहे का काम करेगा, कौन कारपेंटर होगा या फिर कौन सोने का काम करेगा। तो ये जो मल्टीपल डिवीजन है ये सिर्फ कास्ट में ही हो सकता है। और मल्टीपल काम करने वाले, मल्टीपल लोग एक ही जैसा काम करने वाले, सेम ऑक्यूपेशन वाले लोग एक कास्ट में भी हो सकते हैं, एक वर्ण में भी हो सकते हैं। वर्ण के मुकाबले कास्ट सिस्टम में ज्यादा रिजिडिटी है। हालांकि कास्ट सिस्टम यह तक डिफाइन कर देता है कि आपको किसके हाथ से पानी पीना है, किसके हाथ से आप पानी पी सकते हैं। ये सारी चीजें भी कास्ट में ही डिफाइन करी जाती हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं जाति जो है यूनिक है। और जाति सिस्टम में यही रिजिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि जिसको आगे चल के बदला गया और भीमराव अंबेडकर का इसमें बड़ा योगदान रहा। चलिए समझते हैं जाति सिस्टम को और इसके फीचर्स को। फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। पहला सिस्टम है क्लोज्ड मेंबरशिप। इसमें एक जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा और ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण ही रहेगा, शूद्र शूद्र ही रहेगा। चाहे वो कितनी भी डिग्रियां कमा ले, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इम्पॉसिबल है उसको उसकी कास्ट से इंप्रूव होना। दूसरा है इंटरकास्ट मैरिज, जिसको एंडोगेमी बोलते हैं। इंटरकास्ट मैरिज जो है वो कास्ट सिस्टम में प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल बैन है। तीसरा है सजा। सजा सब में अलग अलग तरीके से दी गई है। हर एक कास्ट को अलग अलग तरीके से पनिशमेंट होगी। अम्बेडकर बोलते हैं कि शूद्र का अगर बेटा किसी ब्राह्मण के साथ कुछ गलत करता है तो उसको मौत की सजा दी जाती है, लेकिन ब्राह्मण बेटा अगर शूद्र महिला के साथ गलत करता है तो उसके लिए सिस्टम नहीं है। ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट टाइप से डिवाइड करे गए। जैसे जो शूद्र होते थे उनका अलग है, लोअर कास्ट का अलग है, हायर कास्ट का अलग है। जैसे स्वीपिंग है, झाड़ू लगाना है, ये सिर्फ शूद्रों का काम है। ईटिंग प्रैक्टिसेस में भी डिफरेंसेस थे, खाना खाने के तरीके में डिफरेंसेस थे। जैसे नॉनवेज ब्राह्मण के लिए प्रोहिबिटेड था पूरी तरीके से, ठीक वैसे ही शूद्र के हाथ से पानी पीना ब्राह्मण के लिए गलत है।
समाजशास्त्री तो यहां तक कहते हैं कि जो इंडिया के अंदर है इंट्रोक्रिनेटेड आइडियोलॉजी जो है ये ऐसे घुस चुकी है जिसके चलते इंडिया एक तरीके से फंस चुका है कास्ट सिस्टम में। और इससे क्या हुआ, बहुत सारी क्लासेस ऐसी भी हैं जिनका फायदा भी हुआ इस कास्ट सिस्टम के चलते, लेकिन बहुत सारी कास्ट ऐसी भी हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया गया इसी कास्ट सिस्टम के चलते हुए। और कहीं कहीं तो कास्टिज्म में ये पंचायत सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, जो कि कभी कभी मौत की सजा तक सुना देते हैं, इतना ज्यादा डेंजरस है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके सबसे मेन पहलू अनटचेबिलिटी की, अछूत जिसको बोलते हैं, उस पर बात करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शूद्रास एंड अनटचेबल्स। अनटचेबल्स को चंडाल जैसे शब्दों से नवाजा जाता था, इनको चंडाल तक बोला जाता था या फिर अवर्ण भी बोला जाता था, क्योंकि 4 वर्णों का पार्ट नहीं थे। अंबेडकर जी इनको डिप्रेस क्लासेस बोलते थे तथा गांधी जी इनको हरिजन भी बोला करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद अनटचेबल्स को एक शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दे दिया गया, जिसकी पावर सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। वेस्ट बंगाल में बागदी, राजावंशी, महाराष्ट्र में महार, आंध्र प्रदेश में माला, मागदिया इस कम्युनिटी में बेसिकली आते थे। अगर स्टिग्मा की बात करें तो कभी कभी जो SC ST के लोग होते हैं इनको स्लर या उनकी जाति के नाम से गाली के तरीके से बोला जाता था, जो कि SC ST एक्ट ने इसको प्रोहिबिट कर दिया। और कई बार तो दलितों को डॉग या फिर कौए से भी कंपेयर किया गया। इवन अपार स्तंभ धर्मशास्त्र के अनुसार अगर कोई हायर कास्ट किसी लो कास्ट के संपर्क में भी आती है तो उसको पहले स्नान करना चाहिए, फिर ब्राह्मण से संपर्क करना चाहिए, फिर सूरज, चांद और तारों को देखकर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। इवन इससे भी बुरी हालत थी कहीं कहीं पे, जैसे तमिलनाडु में शनार कास्ट को ब्राह्मण से 24 कदम तथा केरला में देखा जाए तो तियान कास्ट को ब्राह्मण से 36 कदम दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, पूरे हिंदुस्तान की 16% आबादी के खिलाफ ऐसे बहुत सारे काम होते रहते थे। इवन उनके रेजिडेंसी को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको गांव से बाहर बहुत ही अनहाइजीनिक जगह पे भी रहना पड़ा, बहुत जगहों पे ऐसा भी किया गया। मंदिर में एंट्री तक दलितों की बैन करी गई थी, मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते थे। और तो और अनटचेबल्स की परछाई तक बैन थी, और जो अपर कास्ट विलेजेस थे उनमें उनकी एंट्री बहुत जगह बैन तक थी। कपड़ों में भी बहुत ज्यादा भेदभाव था। जेफरी ये तक कहते हैं कि केरला की इरवा उबुमन को स्तन ढकने का भी अलाउ नहीं था, उसके लिए भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और अगर कोई वॉयलेट करता था तो उसको बहुत गलत तरीके से सजा मिलती थी। इसमें आउटकास्टिंग, वायलेंस, किलिंग, लिंचिंग ऐसा सब कुछ होता था। और आज के दशक में भी ये खत्म नहीं हुआ है। 2016 में गुजरात के ऊना की हुई घटना इस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इतनी ज्यादा भिन्नता होने के बावजूद भी ये दलित जितने थे पूरे इंडिया में, जितने भी दलित थे, ये सोशल लाइफ का एक बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट थे, क्योंकि उनके बिना जो लैंडलॉर्ड्स थे या अमीर आदमी थे, इनकी लग्जरी पूरी नहीं हो सकती थी। इसी जाति व्यवस्था ने हिंदुस्तान की मेरिट्स को ठुकराया, जिससे ग्रोथ, डेवलपमेंट, इनोवेशन इन सब का देश को भारी नुकसान हुआ। और इसके चलते हम बहुत बार लड़ाइयों में ये एकजुट भी नहीं हो पाए, जिसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। चलिए अब चलते हैं कास्ट रूल में जो चेंज आए ब्रिटिशर्स के बाद। ब्रिटिशर्स ने क्या कास्ट में चेंज किए उस पर ध्यान देते हैं। 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे बदलाव किए, जो कि कास्ट सिस्टम में बहुत सारे नए रिवोल्यूशंस टाइप लेकर आ गए। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे न्यू एवेन्यूज दिए एससीज को, जिससे उनके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आए और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली बदलने की, जिनमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू एजुकेशन, वेस्टर्नाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन शामिल थे। साथ ही साथ इंडिया में रेलवे डेवलप हुआ। रेलवे इंडस्ट्री बॉम्बे में और कोलकाता, मद्रास इन जगहों पे डेवलप होनी शुरू हो गई, जिसके चलते बहुत सारे जो लोग थे, दलित तबके के लोग थे, मैनुअल लेबरर के लिए, ड्रेन के लिए, रोड्स के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के लिए
और जो वर्कर्स थे ये इधर से उधर पलायन करे और गांव से बाहर निकलने की इन्होंने कोशिश करी। हालांकि गांव में बहुत ज्यादा सप्रेस किए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने ठाना कि अब शहर में आकर कुछ करना है और एक जीवन जीने की एक नई उनको राह सूझी। कॉलोनियलिज्म के दौरान मॉडर्न इंस्टीट्यूशन से बहुत सारी हेल्प मिली, जिसमें ब्रिटिश आर्मी में महार कास्ट की एंट्री करवाई गई और साथ ही तमिलनाडु के जो नादर्स थे इनको टॉडी टैपिंग में काम करना अलाउ था, जो कि बहुत ही अछूत माना जाता था। लेकिन बाद में इनको ट्रेड करने का अधिकार मिला और ये मिडलमैन बने, आगे चल के मनी लेंडर्स भी बने और इनके जीवन में बदलाव हुआ। मॉडर्न लीगल सिस्टम के चलते जो इक्वालिटी चैलेंजेस थे उसने भी कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया। लेकिन जैसे जैसे शहर इस कास्ट सिस्टम में दबे तबके के लिए अच्छे हो रहे थे, वैसे ही इसमें बहुत सारी कमियां भी थी। जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन उनको जॉब उसी लेवल की मिली, जिसने इकोनॉमिक स्टेटस तो सुधारा, लेकिन वो स्टिग्मा जो था, वो एक जो विचार था, वो नहीं सुधार पाया। जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे उनकी बहुत लोगों की जॉब भी बाद में चली गई, क्योंकि मैनचेस्टर में मैकेनाइजेशन हो चुका था। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स हुए जिसने सोसाइटी को बदलने की कोशिश करी, एक तरीके से एक रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करी, जिनको हम अब देखते हैं। सोशल रिफॉर्म्स एंड एंटी कास्ट स्ट्रगल्स। इंडिया में कास्ट सिस्टम पे अटैक रिलीजियस मोमेंट से हुए। हर एक रिलीजन ने, भक्ति मोमेंट हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सब ने, या आगे का भक्ति मोमेंट हो, इसने इक्वालिटी की बात करी। संत रामानुज, निबंगाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, कबीर दास का भी रोल इसमें मेन रहा। कास्ट सिस्टम को सबसे बड़ा झटका 19th सेंचुरी में लगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज पूरे विश्व में प्रज्वलित हो चुके थे। भारतीय भी इससे अछूते नहीं थे। कई इंडियन लीडर्स इस इविल के खिलाफ आवाज उठाने लगे और चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म जैसी चीजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। अगर हम अर्ली लीडर्स की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपके प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, ये सब प्रमुख हैं। स्टार्टिंग में जो एजुकेशन थी वो ज्यादातर अपर कास्ट के लोग थे इस रिफॉर्म में जुड़े हुए, एंटी कास्ट में, लेकिन सेकेंड हाफ में ये एजुकेशन नॉन ब्राह्मण तक भी पहुंच चुकी थी। तब उन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट को लीड किया। 19th सेंचुरी में सतनामी मूवमेंट के गुरु घासीदास ने, जो चमड़ा का काम करते हैं, उनके लिए काम किया। 1807 में हरिदास ठाकुर ने बंगाल वाले रीजन में जो चंडाला कल्टीवेटर्स थे उनके लिए काम किया। 19th सेंचुरी में एरवाड़ा कास्ट के श्री नारायण गुरु, जो कि केरला के थे, ये भी इन्होंने भी नारा दिया, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। और लोगों को कास्टिज्म के खिलाफ, कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी थी। लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ सबसे बड़ा अगर कोई नाम है तो वो है ज्योतिबा फूले का। ज्योतिबा फूले, जिनको ज्योतिराव फूले भी जाना जाता है, ये ब्राह्मण के खिलाफ इन्होंने ये तक डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग आउटसाइडर्स हैं, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, हम लोगों को सप्रेस किया, मूल निवासी यहाँ के हम लोग हैं। ज्योतिबा राव फूले ने ऐसे अपर कास्ट से आए लोगों के लिए ये तक बोला कि अगर ये यहाँ पर सही से नहीं रहते हैं, हमें फिर भी सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। तथा इन्होंने समाज को सुधारने के लिए एक अपनी बुक है गुलामगिरी, उसमें लिखते हैं कि ऑप्रेस क्लास जो है, अगर हमें सताती है तो यहां रहने का इसको बिल्कुल अधिकार नहीं है। तथा इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना करी। फूले इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो आगे के लीडर हुए, जिनमें मुख्यतः भीमराव अंबेडकर और पेरियार, जो कि दलित लीडर थे, इनके प्रेरणा स्रोत भी थे। 1925 में पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च किया, जिसके चलते इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया और बिना ब्राह्मण के मैरिज को प्रमोट किया, और साउथ इंडिया में ब्राह्मण मोनोपोली को एक तरीके से वीक किया। इसके अलावा टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, जो कि अरवीपुरम मूवमेंट तथा वैकोम सत्याग्रह और गुरुवेयोर सत्याग्रह के रूप में फेमस हुआ। एंड्रे बेटली के अनुसार एंटी कास्ट मूवमेंट की जो शुरुआत है वो 1916 में तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी के द्वारा की गई।
जिसने सिविल सर्विस में ब्राह्मण मोनोपोली को काउंटर करने के लिए सिविल सर्विस में रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया। 1932 में गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाकर अनटचेबिलिटी पे अटैक किया तथा दलितों को एक सम्मान दिया। हालांकि अंबेडकर में और गांधी में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट भी था अनटचेबिलिटी को लेकर। अंबेडकर चाहते थे कि कास्ट सिस्टम ही ना हो, गांधी चाहते थे कि जो अनटचेबिलिटी है इसको किसी भी तरीके से खत्म किया जाए। अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की भी का भी सपोर्ट किया। अंबेडकर ये भी चाहते थे कि दलित अपना इलेक्टोरेट इनका बने और ये अपने लीडर्स खुद चुन सके, लेकिन महात्मा गांधी को लगता था कि अगर ऐसा हो गया तो हिंदू जो है वो एक तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। इसके चलते यूके के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने जब इस बात को रखा 1932 में, तो गांधी ने बोला कि मैं फास्ट रखूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। उसके ही बाद पूना पैक्ट साइन होता है और उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को कैंसिल करके रिप्लेस कर दिया जाता है रिजर्वेशन में, जो कि आज भी जारी है। अब समझते हैं इंडिपेंडेंस के बाद के कास्ट सिस्टम को। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक बहुत अलग तरीके का समाज है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जानते थे अनइक्वल सोसाइटी जो है वो फॉर्मल इक्वालिटी के नाम पर और भी चीजें गड़बड़ कर सकती है। तो बाबा साहब कहते हैं भले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिली हो, लेकिन तब तक चीजें सही नहीं होंगी जब तक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस एग्जाम में बैठने वाले हर एक इंसान की सही ना हो। हजारों साल से झेलता हुआ कोई ऐसा इंसान प्रिविलेज हायर कास्ट के साथ अगर वो कॉम्पीट करेगा तो ये कोई इक्वल कंपटीशन नहीं होगा। और साथ ही जो कई सालों से एक ऑप्रेस्ड कास्ट का बंदा जो कि बहुत कुछ झेलता हुआ आया है, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन उसको भी चाहिए होगा, तो वहां पे भी रिजर्वेशन की सुविधा प्रोवाइड होनी चाहिए। इसलिए एससीज के लिए गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स और तथा इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई। 15% सेंट्रल सर्विस में, 14% पार्लियामेंट में, और अनटचेबिलिटी का अबोलिशन हो जाता है। एससीज को पब्लिक प्लेसेस में शॉप, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, इन सब जगह पे फ्री एंट्री दे दी जाती है। आगे चल के 5 ईयर प्लान के भी हिस्सा बना और इन कम्युनिटी के स्पेशली अगर हम बात करें पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बेटे यशवंत अंबेडकर तथा एन शिवराज ने एक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया 1957 में। और इस पार्टी का मेन मकसद था जो दलित हैं उनके बीच में एक पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश करना। हालांकि ये पार्टी चल नहीं पाई, आगे चल के पार्टी स्प्लिट हो जाती है और दलित पैंथर के नाम से एक नया मूवमेंट आता है, जिसके चलते उत्तर भारत में काशीराम का उदय होता है। काशीराम ने जो ये पंजाब के बेसिकली रहने वाले थे और इन्होंने क्या किया 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना करी, जिसका मेन उद्देश्य जो पिछड़े हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनको यूनाइट करना था। फिर सबसे बड़ा बदलाव आता है 1980 से 1990 के दशक में मंडल कमीशन, जिसके तहत 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया गया। ये वो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी जो कि बेसिकली अपर कास्ट के दबाव की वजह से बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड रह गई थी। तो इनको जब ये मिल जाता है, रिजर्वेशन मिल जाता है, जिसने पूरी तरीके से इस मंडल मूवमेंट ने पूरी तरीके से 90 के दशक में यूपी और बिहार में एक तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस मोनोपोली को खत्म कर दिया। 1990s के बाद लगभग 24 साल तक कोई भी नेशनल गवर्नमेंट बनना इनके बिना मुमकिन नहीं था। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो भले ही 200 सालों में कमजोर पड़ा हो, लेकिन कास्ट एज अ आइडेंटिटी अभी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक बहुत मेन रोल अदा करती है। कास्ट बेस्ड वोटिंग बिहेवियर अभी भी हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड वाइड इवन मैं कहूंगा हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है। ऑप्रेस्ड क्लास मूवमेंट ने इनको एम्पावर जरूर किया है, लेकिन अभी भी जातिवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। शायद तभी हम अब भी कभी कभी सुनते हैं इनके खिलाफ वायलेंस, ऑनर किलिंग जैसे मामले, और एनसीआरबी के डेटा के अनुसार कास्ट बेस्ड वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो चाहे ऊना का वायलेंस हो, हाथरस रेप केस हो,
और इंस्टीट्यूशंस में भी एक मॉडर्नाइज तरीके से अनटचेबिलिटी मॉडिफाइड फॉर्म में दिखती है। 2016 में हैदराबाद में जो रोहित वेमुला वाला केस हुआ, उसने एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्म कास्टिज्म पे एक डिबेट शुरू करी। इंटरकास्ट मैरिज अभी भी बहुत बड़ा एक टैबू बना हुआ है, यहां पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो कि 2013 के एक्ट के द्वारा बैन कर दी गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी भी ये चीज हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। दलित पॉपुलेशन 16% होने के बावजूद भी केवल 9% ही एग्रीकल्चर लैंड ओन करते हैं, जिसमें से 22% फॉरवर्ड कास्ट के पास है, 23% फॉरवर्ड कास्ट, 41% प्राइवेट हो गई है, प्राइवेट सेक्टर आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम डेटा देखें तो यही बताता है कि अभी भी प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ बहुत ज्यादा, जैसे खालिद खान की रिपोर्ट कहती है, अभी भी प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ बहुत ज्यादा ऑप्रेस क्लास ने कोई ग्रोथ नहीं करी है। और इसके लिए अभी हमें बहुत ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है। और ये ईवीएल जैसी जो चीज है, जिसको बहुत ही आउटडेटेड चीज है कास्ट सिस्टम, इसको हटाने की जरूरत है। 200 साल हो चुके हैं कास्ट सिस्टम को बदले हुए, ऑलमोस्ट 200 साल से कास्ट सिस्टम चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। ये स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और कई साल तक ये स्ट्रगल चलता रहेगा। लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन ये ईवीएल हमारे देश से जरूर जाएगा और इस समाज को एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में ये समाज हमारी हेल्प करेगा और एक समृद्ध समाज की हम स्थापना करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।